आपको अभी तक के रुझान देखते हुए इंडिया पार्टीज और कांग्रेस पार्टी का क्या आंकलन लग रहा है, क्या असेसमेंट लग रही है? देखिए, हम तो सब तरफ घूमे हैं। हमको तो ये अंदाज़ा लग रहा है, और एक भारी अंडर अंडर करंट चल रही है, और कांग्रेस पार्टी इस बार ज़्यादा सीटें लाएंगी, और गठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं वो भी और हम मिलके ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लाएंगे, और बीजेपी को सत्ता में आने के लिए जितने सीट होना है उतने नहीं मिलेंगे, हम उसको रोक पाएंगे। ये एक असेसमेंट मुझे मिला, तो इसीलिए मैं समझूंगा कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। मतलब आप एक चेंज देख रहे हैं देश में? देश में चेंज भी देख रहे हैं, और जनता खुद लड़ रही है हमारे तरफ से। हम नहीं लड़ रहे खास करके एक व्यक्ति के खिलाफ। जिस विचारधारा पे हम चलना चाहते हैं उस विचारधारा को लोगों ने सपोर्ट करके वो खुद ही एजेंडा चला रहे हैं, और वो खुद लड़ रहे हैं बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ। तो इससे जाहिर है कि वो पीछे रहेंगे और हम लोग आगे निकल चलेंगे। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? मुझे कॉन्फिडेंस जो आ रहा है, जब मैं हर स्टेट में गया और 2-3 मीटिंगें हर स्टेट में जो मैं लिया, तो उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि पहले लोग कैसा हमको रिसीव करते थे, कितने लोग जमते थे, और जब हम बात करते हैं तो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, उस आधार पे एक। और दूसरा क्या है कि लोग महंगाई से तरस रहे हैं, और महंगाई उनको उनके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। और शायद मैं ये कहूँगा कि 100 साल में इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, और ये अपनी इन्फ्लेशन भी ऐसी नहीं। तो ये दोनों चीज़ें लोगों को भारी पड़ी है, और लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे सकती और कीमतें भी घटा नहीं सकती, तो ये कोई फ़ायदा नहीं इनके। और ये सरकार बहुत झूठ बोलती है कि हर चीज़ हर वक्त कोई ना कोई एक नया चीज़ लाते हैं, और लाकर वो कहते हैं कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल काला धन का बात किया उन्होंने, 15 लाख का, नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देता हूँ, वो नहीं कर पाए। तीसरी बात उन्होंने कहा किसानों के लिए हम तो उनकी आमदनी दुप्पट कर देंगे, वो नहीं कर पाए। और जो भी नौजवान लोग पहले मिलिट्री में भर्ती होना चाहते थे, तो उनकी परमानेंट नौकरी मिलती थी उनको, तो इन्होंने वो अग्निवीर स्कीम लाकर सिर्फ 4 साल में उनको रिटायर कर दिया। उनको कोई पेंशन नहीं, उनको कोई एश्योर्ड नौकरी नहीं है, तो ये पक्की नौकरी नहीं है। इससे लोग परेशान हैं। और SC/ST की बात की तो बैकलॉग फिलअप नहीं करे, और जितने इनको नौकरियां मिलने चाहिए थे, 30 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली है, वो भर्ती नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट को भी नौकरी देना नहीं चाहते, ट्राइबल आदिवासी को भी नहीं देना चाहते हैं, OBC को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो भी नहीं दे रहे। और जो इधर इधर अमेंडमेंट हुआ, इकोनॉमिकली जो लोग वीक है, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो, तो उनको भी नहीं मिल रहा। यानी जो वायदे करे हैं, जो उन्होंने ये कहा कि नौकरी देंगे, ये
है सो नौकरी भी वो लोग छीन ले रहे हैं और डेली वेजेस पे लगा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे लगा रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर और डेली वेजेस लगाने से क्या हो रहा है कि वो एश्योर्ड जॉब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोग अब समझ गए। पहले शुरू शुरू में उन्होंने लोगों को भड़काया, लोगों को इमोशनली लूटा। अब वो बात नहीं है, लोग समझ चुके हैं। और बार बार हम कितने बार बोलेंगे, राम मंदिर का इशू बार बार बोलना, हिंदू मुसलमान का बार बार बोलना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बोलना। ये तो देखो, देश के लिए हमारी पार्टी तो मिट मर चुकी है। वो तो पहले से हम फाइट करते आए, अपनी जान दी है, हम आज़ादी लाए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, कितने लोग हमारे देश के लिए लड़े हैं और अपनी कुर्बानियाँ दी है। एक एक घर में खानदान का खानदान पूरा जेल में गया है। अब आपको मैं बताऊं, कम से कम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, उनके पिताजी के ज़माने से एक 15 लोग तो जेल में गए हैं आज़ादी के वक्त। कोई 2 साल की सज़ा काटा, कोई 4 साल की, कोई 13 साल की, कोई 5 साल की। ये सब अब ये जैसे है कि हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि सब कुछ उन्होंने किया। ये और एक जो काम हुआ है, कम से कम उस काम को आप अप्रिशिएट करो। पहले के लोग क्या कर, और उनसे बेहतरीन अगर आप काम किए हैं वो काम बोलिए ना। आप उठते ही आप मटन की बात करते, चिकन की बात करते, मंगलसूत्र की बात करते, भैंस की बात करते। इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जिसके हाथ में सब कुछ है, वो ऐसी बातें करता है। आप बोलो, आपके काम बोलो, गिनो। अगर लोग पसंद करते हैं तो आपको वोट देंगे। वो तुम्हारी ज़मीन छीन लेंगे, 2 एकड़ है तो 1 एकड़ छीन लेंगे, 2 भैंस है तो 1 भैंस आपको देना पड़ेगा, 2 एकड़ है तो 1 एकड़ देना पड़े। ऐसी चीज़ें कब तक बोलेंगे? इससे लोग बोलेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट क्या रियली जानती है कि कब किस वक्त क्या बात करना और लोगों को कैसा समझाना। करके जी, इस चुनाव में 2 मेन नैरेटिव्स निकल के आ रहे हैं, एक रिजर्वेशन का और एक कॉन्स्टिट्यूशन का। बीजेपी आपको एक्यूज़ कर रही है कि आप रिजर्वेशन को ख़त्म करके SC STs के लिए ख़त्म करके मुसलमानों को दे देंगे, और आप उनको बोल रहे हैं कि ये 400 पार इसलिए सीटें चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। तो कौन सा नैरेटिव जीत रहा है? देखो, जीतने का सवाल नहीं। 400 पार हमें दो, हम संविधान में संविधान बदलने के लिए हमको 2/3 मेजॉरिटी। ये किसने शुरू किया? उनके लोगों ने ही किया। अब भागवत खुद बोले और भी कोई यूपी के लोग बोले हम ज़रूर बदलेंगे, अगर 400 आए या 2/3 मेजॉरिटी आए तो हम बदल के रहेंगे। वो बात कर रहे हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जो आपने संविधान में है SC ST को रिजर्वेशन, ये तो कोई छीन नहीं सकता। तुम वो संविधान के जो भी प्रावधान है उसको तो आप छीन नहीं ले सकते, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना। बेटर नॉट टू इम्प्लीमेंट, नॉट टू गिव रिजर्वेशन, नॉट टू हेल्प देम, नॉट टू गिव स्कॉलरशिप। ये बात है ना। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि संविधान को ये इसलिए बदलना चाहते हैं कि अपने लोगों को वहाँ पर बिठाना चाहते हैं। अब वैसा ही किए उन्होंने, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने RSS के लोगों को बिठाया है जो क्वालिफाइड नहीं है। हाँ, पहले तो IAS ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी रहते थे, उस जगह पे अपना एक आदमी उन्होंने बिठाया। सेक्रेटरीज भी अपने चॉइस के रखे। पहले तो सीनियरिटी पे हर जगह इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे रहते थे, लेकिन इन्होंने हर चीज़ को एक मोदी जैसे नेशनलाइजेशन जैसा बोलते हैं वैसा मोदी और RSS
का एक अड्डा बना लिया है और उन्हीं के लोगों को वहाँ पर भर्ती करते हैं। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि संविधान को ये अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, इसीलिए इतना बैकलॉग हुआ, इतनी नौकरियां खाली है और डेमोक्रेसी को भी ये लोग स्वीकार नहीं करते। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को इन्होंने गिराया, मध्य प्रदेश में गिराया, कर्नाटक में गिराया, तेलंगाना में गिराया, हर जगह इन्होंने मणिपुर में गिराया, उत्तराखंड में गिराया, कहाँ नहीं किया है, हर जगह इन्होंने गोवा में गिराया। तो एक तो डेमोक्रेटिक वे पे भी नहीं चलते, दूसरे तरफ संविधान के तहत वो काम भी नहीं करते। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि संविधान को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, ताकि डेमोक्रेसी अगर बच गई, संविधान बच गया, एवरीबॉडीज फंडामेंटल राइट्स विल बी देयर। अब वो प्रेस को तंग कर रहे हैं, टीवी को तंग कर रहे हैं, चंद सेलेक्टेड कॉरपोरेट कंपनी जो चलाते हैं टीवी, प्रेस, ये उनको बढ़ावा मिल रहा है। अगर वो भी उनकी बात नहीं सुने, आजकल उनके ऊपर भी टीका कर रहे हैं, क्रिटिसाइज, यानी हर लोगों को वो डराना सीखे हैं और उससे भी नहीं डरते तो ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, या नहीं तो सीबीसी लगा देते हैं, या नहीं है तो अपना आईटी लगा देते हैं। इसके डर से बहुत से बिजनेसमैन झुक के उनके पास जा रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है, जो राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू ये अपना स्पीक, फ्रीडम, इनको भी दबा रहे हो और नहीं सुनते तो जेल में डाल रहे हैं। और इसलिए हम क्या बोलते हैं कि संविधान के तहत चलो, और इसलिए संविधान को बचाना मीन्स आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाना, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाना, जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसको बचाना। ये काम संविधान के तहत ही हो सकता है, इसलिए हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आपने अभी कहा कि ये चुनाव डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए, तो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और पूरे देश के लिए? अरे ये तो महत्वपूर्ण इसीलिए है, मैंने कहा आपको, अगर आपकी टीवी चलती है तो ये तो फ्रीडम ऑफ आपका राइटिंग है या एक्सप्रेशन है। हाँ, तो अगर वो ही नहीं है तो तुम्हारी टीवी क्या काम करेगी, प्रेस क्या काम करेगा, और आप लिखेंगे कैसा, आप बोलेंगे कैसा, ये सबके लिए महत्व का है। फंडामेंटल राइट्स ही अगर आपको नहीं है तो नेचुरली आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वो ब्रिटिश के ज़माने में जैसा था वैसा चलता है, आज़ादी मिलके भी फायदा नहीं होता। तो आप मिली हुई आज़ादी को सप्रेस कर रहे हो और लिखा हुआ संविधान को आप दबा रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। You are suppressing the democracy and you are opposing the constitution। ये सब आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए इसका महत्व बहुत बड़ा है सबके लिए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और प्रिंट मीडिया से लेकर टीवी तक। हिंदुस्तान की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि पॉलिटिक्स ऑफ हेट और वेंडेटा का अंत होना चाहिए? देखिए, ये भी हेट स्पीच करना उनका ही, क्योंकि पोलराइज करने के लिए वो हेट स्पीच करते हैं और हम सबको लेके चलने की बात करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि वोट को डिवाइड करने के लिए वो हेट स्पीचेस देते हैं और किसी और को भी बोलते हैं तुम बोलते रहो, मैं अपनी बात बोलते रहता हूँ। तो कभी कंडम किया उन्होंने जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोले, मुस्लिम्स के खिलाफ बोले, और दूसरे यहाँ तक कि जितने भी आदिवासी को बच्चों के मुंह में मूत्र डाला, कहीं और
मणिपुर जैसे एरिया में महिलाओं को रेप किया गया, डिस्प्लेस किया गया, कभी गए वहाँ देखे हैं आप? कभी वहाँ जाकर भाषण? पूरे दुनिया भर फिरे आप, 13-14 फेरी हो गई आपकी दुनिया में। और इलेक्शन आने से पहले ही आप चुनाव का प्रचार, गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस थे उसमें चुनाव का प्रचार ही आप करें, तो करोड़ों रुपए खर्च हो गए उस पर। तो ये आपकी मंशा ठीक नहीं है, और आप खुद ही हिंदू मुसलमान हेट स्पीच करके हमारे देश में डिवीजन भी कर रहे हैं और एक दूसरे के नफरत की वातावरण आप फैला रहे हैं। इसीलिए ठीक है, हमारे राहुल जी को कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा मैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं ये डेमोक्रेसी एक बाजार है, तो इसमें नफरत करने वाले ये लोग हैं। यहाँ पर मोहब्बत का दुकान यानी सबको लेके चलने का हम कर रहे हैं कोशिश। तो ये मोदी जी की गलती है, ये बार बार रिपीट करते हैं और वन मैन शो करना चाहते हैं। वन मैन, एक ही लीडर, इस देश का एक ही लीडर, एक ही प्राइम मिनिस्टर सब कुछ चला सकता है, ये उनकी सोच है। आजकल हिंदू मुस्लिम की बहुत चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री भी सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन आप उनको एक्यूज कर रहे हैं कि रोज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखो, हम नहीं बोल रहे ना, तुम ही बोल रहे एक भैंस दो भैंस है तो एक भैंस तुम दे रहे, मुसलमानों को 15% बजट दे रहे। ये ऐसी बातें बोलकर तुम खुद ही डिवीजन की बात कर रहे हो, और एक तरफ जाके बोलते अगर मैं ऐसी बातें अगर करा हिंदू मुस्लिम तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने काबिल नहीं हूँ। फिर रोज बोलते हैं, तो आपको तो छोड़ना चाहिए। आपके पूरे हिस्ट्री निकालो स्पीचेस के, और आपको जहाँ जहाँ गए जो जो बोले वो सब निकाल दो, मालूम होता आपको। तो उसको भी झूठ बोलते हैं। अरे तुम आपने जो बोला कम से कम आप टिके तो रहो, या नहीं तो नहीं भाई मुझे गलती हो गई माफ़ करो, मैं वैसा नहीं बोला, मैं ऐसा बोला था। प्रधानमंत्री ये भी प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस जब अगर राज में आ गई तो वो राम टेम्पल पे बुलडोज़र चला देगी और राम लल्ला को दोबारा टेंट में भेज देगी। झूठ है, ऐसी ही बात करते हैं। दोबारा लाल मला तो उधर टेंट में भेजेंगे उधर। ये देखो, कोई ऐसा कभी हमारे पार्टी से बोला भी नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं। हम आदर करते हैं हर धर्म का, हर भगवान जिनकी जिनकी इच्छा है, उनकी आस्था है, वो कोई भी अपना आस्था के मुताबिक चल सकता है। आज 55 साल से हम इतने काम किए, हमारे पार्टी किसी का मंगलसूत्र छीनी है या किसी भगवान का धर्म के तहत तुम मत जाओ वहाँ पर मत। सबको समान अधिकार हमने दिया और लोग खुशी से अपना जीवन बिताते थे। उनको डिवाइड करने का काम तो मोदी जी ने किया हर जगह, क्योंकि वोटों के लिए। और तुम वोटों के लिए खुद करते हो और दूसरों को बोलते हैं बुलडोजर लगा देंगे। एक अंतिम सवाल कि आजकल बहुत कवायद लगाई जा रही है कि अगर इंडिया गवर्नमेंट आ गई ऑपोजिशन की तो स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, या आजकल उथल पुथल हो भी रही है स्टॉक मार्केट में बहुत, क्योंकि कईयों को लग रहा है कि इंडिया पार्टी आगे चल रही है। तो इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसा कुछ? देखिए, ये सब मोदी जी का खेल है। उन्होंने कुछ बोलना, देखो आर्थिक स्थिति को ठीक चलाने के लिए अर्थशास्त्रज्ञ होते हैं, वो ठीक ढंग से करेंगे। और हम अगर उसमें आड़ी टेढ़े बात करेंगे तो ये नुकसान देश का होगा। और वो काम वही करते हैं, वो मैं रहूँगा तो ठीक हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगा
तो पूरा खराब। अरे आपने तो कम से कम कितना 155 लाख करोड़ है ना, वो तो आपने डेट में डाल दिया। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 55 लाख थी, तो बोलिए किसकी गवर्नमेंट अच्छी थी? आप 10 साल में, वो पहले से। तो ये है, लोगों कितना गुमराह करेंगे। अब लोग, मुझे मालूम नहीं, जो बहुत से लोग शाणे उनके साथ है ये क्यों नहीं उनके समझ में। तो पिछले लोग अगर 55 लाख करोड़ इतने सालों में किए, तुम उसके 2 गुना ज़्यादा कर रहे हो, तो तुम्हारी नीति अच्छी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ठीक है। इवन तुम्हारा ये नेशनल सिक्योरिटी भी ठीक नहीं है। वो चाइना वाले घर वहाँ बन रहे हैं, ऑक्युपाई कर रहे हैं, विलेजेस बसा रहे हैं, रोड डाल रहे हैं, उसकी बात आप नहीं करते। वो छोड़ के सब मजबूत है, कोई आंख निकाल के नहीं देख। अब भाई आंख निकाल के नहीं देखना आप बोलते हैं, लेकिन बगैर इन्विटेशन से आप ही वो पाकिस्तान के नवाज शरीफ नहीं, उनके घर को बगैर बुलाए, बगैर दावत से गए और गले मिले। ये है क्या नीति? ये तुम जो गलतियां करते हो उसको छुपाने की कोशिश करते हो। आंखों दिखे ये चाइना ऑक्युपाइड एरिया जो हो रहा है, और उसके बारे में कुछ बात नहीं करते हो, और बोलते कि हमने कुछ नहीं करने दे। अरे इतनी बड़ी बात करते पाकिस्तान के वो रहे हो, तुम तो दोस्ती तो कर लिए पहले, जब उनकी आपकी नहीं बनी तब वो अलग बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ कि पाकिस्तान को रास्ते पे लाए कौन? इंदिरा गांधी जी ने लाई। बांग्लादेश को आज़ाद किसने कराया? इंदिरा गांधी जी ने कराया। तुम तो पहाड़ खोद के चूहा निकालते हो, उसका बहुत बड़ा प्रचार करते हो। यहाँ तो 1 लाख लोगों को उन्होंने जेल में डाला और बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया। वो अमेरिका को नहीं डरी और किसी को भी नहीं डरे। तो ऐसे ऐसे काम हमारे ज़माने में हुए, और आप वही बकते रहते हो, वही बोलते रहते हो पुरानी बातें, और उसमें भी कोई दम नहीं है। तो ये सब मोदी जी के आप कह रहे हो कि नंबर्स, आंकड़े उनके पास नहीं हैं और उनकी सरकार नहीं बनने वाली, तो आपका मैसेज, लास्ट मैसेज टू मिस्टर मोदी? मैसेज यही है कि मोदी के लिए नहीं, उनके विचारधारा के, मैंने पहले ही बोला आपको, हमारी विचारधारा अलग है। हम व्यक्तिगत किसी आदमी को हेट नहीं करते, किसी आदमी के खिलाफ नहीं है, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, हम उनके विचारधारा के खिलाफ है। और उनकी विचारधारा, उनकी जो आरएसएस आइडियोलॉजी उनके साथ जुड़ी हुई है, और दूसरों को सताने के, दूसरे धर्मों को डिवाइड करने का, दूसरे कास्ट को डिवाइड करने का, और यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को यथास्थिति में रखना, जो उनकी मानसिकता है उसके खिलाफ है। वो स्टॉप हो जाएगा।